तो हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कवर पूरी एमसीक्यू की सीरीज़, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यूपीपी और यूपीएसआई के लिए पूरा कवरेज एक तैयार कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का। तो मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर में और देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है। जो आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें भारत को बताया गया भारत क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन, राज्यों का संघ, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन या राज्यों का कॉन्फेडरेशन। तो उसमें इसमें सही ऑप्शन होगा 1, राज्यों का संघ। तो इसको जरा समझते हैं। जब बात आती है संघ की, मतलब इंग्लिश में बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ है। इंडिया समझिएगा, इंडिया का जो फेडरेशन है, इंडिया का जो संघ है, और यहाँ का जो यूनियन कहा जा रहा है वो अमेरिका के फेडरेशन से अलग है। क्यों? क्योंकि समझिएगा, जब भी इंडिया बनाया गया तो ये इंडिया है, इंडिया को पहले से डिसाइड कर लिया गया था कि ये इंडिया है हमारा। और इंडिया में फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वहाँ पे कई सारे हमने राज्य बना दिए कि ये देखिए ये राज्य है। तो यहाँ से हमने यूपी बनाया, बिहार बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, ढेर सारे हमने राज्य बना दिए। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रशासन चलाना था वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से चलाया जा सके, इसलिए हमने अपनी बाउंड्री के अंडर जो है कुछ स्टेट्स बना दिए, कुछ राज्य बना दिए। तो मेन क्या है, भारत तो पहले से डिसाइड था कि भारत ये है, तो इसीलिए भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अपने आप में यूनियन है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। समझिएगा, फेडरेशन जैसे ही आप आएंगे अमेरिका पे, अमेरिका कोई ऐसी डिसाइडेड बाउंड्री नहीं थी। अमेरिका में क्या है, ढेर सारे स्टेट्स आ रहे हैं, ढेर सारे स्टेट्स आएंगे, आपस में एग्रीमेंट के थ्रू जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे और ये खुद की भी बाउंड्री डिसाइड करते हैं और पूरे अमेरिका की भी एक बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं। तो अब इसमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये आएगा कि आप जैसे, ये है इंडिया, इंडिया में कई सारे राज्य हैं, तो राज्य कभी भी अपने आप को सोचें कि हम अलग करके खुद को अलग इंडिया से अलग हो सकते हैं, तो वो नहीं हो सकते। बट क्योंकि यहाँ तो पहले से इंडिया डिसाइड था ना, क्योंकि इंडिया है ऑलरेडी। अगर हम बात करें अमेरिका की, यूएसए में, तो यूएसए में भी कोई चाहे ना तो इनको तोड़ सकता है, ना तो राज्य, क्योंकि राज्य ही मिलकर पूरी बाउंड्री बना रहे हैं, ना तो कोई राज्य में बंटवारा कर सकता है। बट इंडिया में अगर गवर्नमेंट यहाँ चाहे, अगर संसद चाहे तो राज्यों का बंटवारा कर सकती है, जैसे किसी एक राज्य को तोड़ के दूसरा राज्य बना दिया या दो को मिला के एक बना दिया, तो ऐसा कर सकती है। बट यूएसए में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य इसी एग्रीमेंट पर जुड़े हैं। तो ये यूएसए क्या है, एकदम ट्रू सेंस में फेडरेशन है, बट इंडिया क्या है, संघ है। इंडिया ट्रू सेंस में फेडरेशन नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं क्वासी फेडरल है स्टेट हमारा। तो ये चीज़ रहेंगी, इसीलिए हम कहते हैं आर्टिकल 1 में कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोला है संविधान के भाग 1 का संबंध है। जब संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें उससे संबंध कहाँ से है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, राज्य और उनके क्षेत्र, तो वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर किए गए हैं। तो यही इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया, हमारा राष्ट्र कौन सा है, इंडिया, तो उसके कितने नाम मिलते हैं। तो आर्टिकल 1 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1, तो उसमें आपको 2 नाम मिलेंगे। एक तो इंडिया पहला जब स्टार्ट होगा, इंडिया दैट इज भारत से, तो इसमें आपको 2 नाम मिलेंगे, एक भारत मिल रहा है और एक इंडिया। उसके अलावा कोई भी भारतवर्ष, आर्यवर्त, ये सब कुछ नहीं कहा गया है, ना हिंदुस्तान कहा गया, सिर्फ 2 नाम मिलेंगे। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 1 में आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो आप स्टार्ट करेंगे, इंडिया, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का संघ है। ये तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा। अब इसमें हम लोगों ने जब बात की तो यहाँ पे नाम, तो कभी भी आपसे ये पूछ ले कि ये चीज़ें किस आर्टिकल में दी हैं, तो ये जो नाम का भी जिक्र है वो अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक नाम और एक क्या है, इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब संघ है राज्यों का। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में, 1, 2, 3, 4। तो अनुच्छेद को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसको क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करनी चाहिए चीज़ें, बट यहाँ हम लोग इसको समझते हैं। संसद को, यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चलेगा कि संसद को कौन नए राज्य बना सकता है, संसद। ये चीज़ एकदम क्लियर रहेगा, कभी भी किसी प्रेसिडेंट या किसी अदर ऑप्शन पर टिक मत मारिएगा, हमेशा संसद ही बनाएगी, ना कोई राज्य, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, कोई कुछ नहीं, सिर्फ संसद को ही हक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। संसद को हक है बनाने का, तो संसद जो है आर्टिकल 2 और 3 दोनों में नए राज्य बना सकती है। अब समझिएगा, राज्य बनेंगे कहाँ, इंडिया बनेंगे, ये इंडिया की बाउंड्री है। अब समझिएगा, आर्टिकल 2 कह रहा है कि अगर कोई बाहर कोई राज्य है और उसको इंडिया में कोई हम नया राज्य बना दें, तो ये तो बात करेगा आर्टिकल 2। अब इंडिया में कई सारे राज्य हैं, तो इसी राज्य को हम तोड़ के एक नया राज्य बना दिए, जैसे हमने आंध्रा को तोड़ के तेलंगाना बनाया, हमने यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बनाया। तो इसी तरह हम अगर अंदर कोई भी चीज़ तोड़ रहे हैं, अंदर तोड़ के अगर हम नया राज्य बना रहे हैं, तो नया राज्य वो होगा आर्टिकल 3 में। बट अगर कंडीशन ऐसी है कि बाहर का कोई हिस्सा है, या तो कोई देश हो सकता है या कोई ऐसी बाउंड्री जो ऑलरेडी देश ना हो, उसको हम अपने इंडिया में ले आके एक नया राज्य, इसको जो है इंडिया में, इंडिया का हिस्सा बना ले रहे हैं और इसको एक नया राज्य बना दे रहे हैं, तो हो तो गया ये इंडिया का हिस्सा, पर ये जो बाहर वाला राज्य इंडिया में बनेगा ये आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा, और जब इंडिया में जो हम नया राज्य बनाएंगे तो वो आर्टिकल 3 में जाएगा। तो इस चीज़ क्लियर रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसलिए ये समझते रहेगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित की शक्ति नहीं है, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं सीमाओं में, किसी भी राज्य की सीमा हम जो है परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये ऑलरेडी इंडिया है, अब इसकी कोई बाउंड्री है, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश, इसको हमने तोड़ के दूसरा राज्य बना दिया, या इसकी कोई या दो स्टेट्स को मिला के हमने एक कर दिया, तो किसी भी तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, या 2 को मिला के एक कर सकते हैं। इसकी हमने बाउंड्री कट करके इधर दे दी, तो किसी भी सीमा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है, तो जानते रहिएगा, ये पावर है सिर्फ संसद में। कुछ भी अगर करना है,
कोई भी काम अगर करना है, चाहे सीमा को छोटा करना, बड़ा करना, या कोई नया राज्य बनाना, बाहर से कोई नया राज्य अंदर मिलाना देश में, या अंदर ही टुकड़े करके दूसरे राज्य बनाने, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम जो है संसद करेगी, और कोई करेगा नहीं। न राष्ट्रपति, न राज्य सरकार, न राज्य पुनर्गठन, किसी के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? राज्य बनाने में संविधान संशोधन, यही थोड़ा इसको और ढंग से शब्द यूज़ किया जाता तो और बेहतर होता। संविधान संशोधन ऑलरेडी समझते रहिएगा, यहाँ पे 368 आर्टिकल में होता है, अनुच्छेद 368 में, और 368 के अलावा भी होता है। 368 में क्या है? स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 जहाँ हमें बहुमत लगेगा, जहाँ पे साधारण नहीं होगा। और यहाँ क्या है? साधारण, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से होगा। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होगी। तो 368 में जो भी संशोधन होते हैं वो संविधान के संशोधन है, और संविधान में अन्य तरीकों से भी संशोधन होता है, वो होता है सिंपल मेजोरिटी से, वो छोटे मोटे ऑर्डिनरी सेंस में उनमें बिल पास होता है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो संविधान का संशोधन 368 पे आएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ थोड़ी गड़बड़ है कि यहाँ पे संविधान संशोधन नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए था कि राज्य बनाने में जो बहुमत लगेगा तो वो कितना लगेगा। तो उसमें आंसर होगा आपका, देखते हैं, 2/3 साधारण, या 3/4, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा साधारण। कभी भी कोई राज्य में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, या तो नाम बदलना है किसी राज्य का, या उसकी बाउंड्री बदलनी है, किसी को अंदर मिलाना है, या किसी को तोड़ना है बीच से, ठीक है, या किसी की बाउंड्री छोटी करनी है, किसी की बड़ी करनी है, तो ये सब के लिए संसद में सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ना कि कोई 2/3 मेजोरिटी। तो साधारण बहुमत चाहिए, मतलब कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं वहाँ पे और वोट करने वाले हैं, तो वो सिर्फ हाफ से प्लस कर दें मेंबर वोट, तो ये हो जाएगा बहुमत पास। जैसे मान लीजिए कि अगर 300 मेंबर हैं प्रेजेंट, तो यहाँ पे 151 लोग अगर वोट कर दे रहे हैं, तो ये साधारण मेजोरिटी हो जाएगी। तो ये होगा यहाँ पे साधारण मेजोरिटी। याद रखिएगा 1 से लेकर 4 तक में सारे काम जो है साधारण मेजोरिटी से होंगे। बस एक कंडीशन होगी जहाँ पे 368 की हमें जरूरत पड़ जाएगी, जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा। जैसे समझिएगा, जब भी आप इंडिया में कोई राज्य अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, कुछ भी करिए, या बाहर का कोई हिस्सा इंडिया मिला रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन कह रही है कि आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब साधारण। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि इंडिया का कोई हिस्सा टुकड़ा आप उठा के किसी दूसरे राज्य को दे रहे हैं, जैसे इंडिया कोई बाउंड्री है, इंडिया कोई राज्य है, और संसद चाह रही है कि इस बाउंड्री को हम किसी दूसरे देश को, पाकिस्तान या बांग्लादेश को दे दें, तो इसके लिए अब आपको साधारण नहीं चाहिए बहुमत, इसके लिए अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा, पूरे संविधान में। और संविधान में बदलाव करने के लिए चाहिए 368 आर्टिकल, और 368 आर्टिकल जो है स्पेशल मेजोरिटी की बस बात करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जो बेरूबारी का केस था, वहाँ पर यही तो हुआ था। बेरूबारी केस में इंडियन करीब 51 के 57 इनक्लेव्स थे, जो एरियाज थे जहाँ पे इंडियंस रह रहे थे, उनको लिया, उन बाउंड्री को बदले में 111 जो बाउंड्रीज थी वो उनको दी, क्षेत्र दिए। तो इसके लिए उन्होंने 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। बट जो हम लोग बीच में देखिए कोई भी राज्य तोड़ते हैं, हमने नया स्टेट बनाया, उसके लिए हम कोई संशोधन नहीं करते। ऐसा हमने 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उसके बाद जो हमने वो सारी चीज़ें, जो बेरूबारी केस था, उसके बाद हमने वो सारी चीज़ें, वो बाउंड्रीज जो है बांग्लादेश को हमने दी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा, जब भी आप अपना क्षेत्र उठा किसी दूसरे देश को देंगे, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको किसी भी काम के लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी वाले 368 वाले। तो यहाँ पे क्लियर हो गई चीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नए राज्य के निर्माण के लिए कौन सा एक संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो समझते रहिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा नियम जो है निर्माण करने के लिए बात नहीं बताई गई। जितने भी नियम बताए गए हैं 1 से लेकर 4 तक में, तो किसी भी अगर नए राज्य का हम निर्माण कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा वो संवैधानिक नियम जो है नहीं है, मतलब संविधान में वो बातें नहीं बोली गई। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ठीक है, ये तो ठीक है दिया हुआ है। राज्य का क्षेत्र घटाकर राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बात बोली गई है संविधान में। राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सके, बस यही ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, संसद जो है किसी भी राज्य का नाम बदल सकेगी, कानून बना के, आदेश दे के, मतदान करा के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा कि जब भी कोई काम होगा, हमारे देश में कोई भी काम होता है सब कानूनी होता है, तो कानूनी के लिए अगर हम संविधान से जुड़ा कोई भी मैटर है और हम उसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पहले पार्लियामेंट में बिल पेश करें। तो बिल पेश करेंगे तो अपने आप हम वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं जहाँ पे कानून हमें बनाना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसीलिए सही है क्योंकि कानून बना के, आप जब आर्टिकल 3 की बात भी जब देखेंगे, अनुच्छेद 3 की बात जब स्टार्ट होगी, तो वहां भी बोला गया कानून बना के चेंज करेगी। आर्टिकल 2 भी पढ़ेंगे तो उसमें बोला कानून बना के बदलाव करेगी। तो इसलिए ऑप्शन होगा कानून बना के, ना कि आदेश देके, मतदान करा के, या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राज्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए बिल संसद के किस सदन में पेश किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3। तो मतलब आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में आप जो है पेश कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पेश करने कंडीशन क्या है, पेश करने से पहले जो है आप प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। जब प्रेसिडेंट इस पर इजाजत दे देंगे, ठीक है, तुम बिल जो है पेश कर लो। अब बिल जो है जब पेश करने की इजाजत मिल जाएगी तो तुम किसी भी हाउस में ले जाओ, चाहे लोकसभा में ले जाओ चाहे राज्यसभा में, ये कोई रोक टोक का विषय नहीं है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भाग 1 निम्न में से किस अनुसूची से संबंधित है? कौन से शेड्यूल से संबंधित है? तो ऑप्शन है प्रथम,
द्वितीय, नौवीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा प्रथम। पहली अनुसूची जहाँ पे सारे हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज का जिक्र है, तो इसीलिए 1 से लेकर 4 प्लस साथ में हमें फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहली अनुसूची हमें एक साथ में पढ़नी पड़ती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रथम अनुसूची। मूव करते हैं अगले पे। राज्यों के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए संसद में बिल किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है? तो हम लोगों ने अभी देखा किसकी सिफारिश होगी, जब प्रेसिडेंट बोल देंगे तभी होगा। जब प्रेसिडेंट कह देंगे ठीक है ले जाओ बिल पास करो। क्यों प्रेसिडेंट के कहने पे? समझिएगा, प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो खुद से तो करता नहीं है। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्हीं की सलाह पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसे कह रही है कि तुम ये बिल जो है पेश करवाओ। तो इसीलिए जब प्रेसिडेंट बोल देंगे तो मान लेंगे भाई गवर्नमेंट ही कहना चाह रही है वो चीजें, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली एक हमने फॉर्मेलिटी बस रख रखी है प्रेसिडेंट के कहने पे, होता तो सारा काम इन्हीं के कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन आप राष्ट्रपति मार जाइएगा, सरकार मत मार दीजिएगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑप्शन दे देगा उसको मत मार दीजिएगा कि मंत्रिमंडल दे दिया ऑप्शन तो उसको मार देना, नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति लिखा हुआ है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण दिया है। राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण दिया है, कहां दिया है? अभी अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बात की, प्रथम अनुसूची में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्रता के पश्चात मतलब आज़ादी के बाद हम लोगों ने जो नए राज्य के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया? कौन सा आयोग था जिसका गठन हुआ नए राज्यों के निर्माण के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं, केलकर आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुंछी आयोग या सरकारी आयोग। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। अब समझिएगा इसमें कुछ और आयोग और समितियां जिनका आप नाम याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड है। 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जैसे एक बना था 1948 में जिसमें एस के धर जो है अध्यक्ष थे, उसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद एक 1949 में फिर आता है, एक समिति बनती है जिसका नाम था JVP समिति, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये 2-3 कुछ हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये इसी से रिलेटेड 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्य बनाए? अब समझिएगा कि राज्य पुनर्गठन हम लोग देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि आज़ादी के बाद नए राज्यों की स्थापना के लिए हमने इस आयोग का जो है गठन किया। अब 1 नवंबर 1956 को ये फाइनली जो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे राज्य और संघ बनते हैं हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखते हैं वो कितने थे। 14 राज्य, 6 संघ राज्य, 17 राज्य, 6 संघ राज्य, 14 राज्य, 8 संघ राज्य या 17 राज्य, 8 संघ राज्य। तो इसका ऑप्शन सही है पहला वाला, 14 राज्य, 6 संघ राज्य। अब समझिएगा ये जो आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछता है। तो फजल अली इसके जो है अध्यक्ष थे। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद जैसे हम लोग के जब देश बना था तो उसमें उसको डिवाइड कर दिया गया था 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो उस डिवीजन को खत्म करते हुए हमने ये वाला अपनाया चीज़ें। अब ये वाला आयोग बना तो इसने क्या किया, 14 राज्य और 6 संघ राज्य हमें निकाल के दिए। तो ये ऑप्शन इसलिए सही रहेगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। सबसे स्टार्टिंग में पास इतने ही राज्य थे। उसके पहले क्या था, हमारे जो स्टेट्स थे और यूनियन टेरिटरीज थी वो ABCD 4 पार्टों में डिवाइड थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन है 66 66वां संशोधन, 69 69वां संशोधन, 68 68वां संशोधन, 70 मतलब 70वां संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 69। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो इसको देखते रहिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो इसको मैंने ऐड किया था। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन हुआ उसके बाद दिल्ली को आप नेशनल कैपिटल रीजन अब मानते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन भी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला किससे, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्किम भारत का राज्य बना। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, सिक्किम भारत का राज्य बना। अब इसमें संशोधन दे दिया है 30, 32, 35 या 42। तो जानते रहिएगा इसको। इसका अभी तो सही ऑप्शन है थर्ड कि 35वें संशोधन से जुड़ा, बट इसमें और भी चीजें हैं। जैसे क्या, यहाँ पे समझने वाली बात इनके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में 35वां दिया है तो 35वां यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां सही होने के पीछे का रीजन आप समझ लीजिए कि जब भी अगर साथ में 36 दे देता तो यहाँ कंफ्यूजन होती है, या तो 35 देगा तो 36 देगा, या तो अगर 36 दिया तो क्वेश्चन कैसे बदलेगा ये भी समझिए। जो 35वां संशोधन आता है, 35वां संशोधन आता है 1974 में, 1974 में। यहाँ पे संयुक्त राज्य से बना रहे हैं, यहाँ पे संयुक्त राज्य का दर्जा इसे दे रहे हैं, एसोसिएट स्टेट का। बट जब 36वां संशोधन आएगा वहां पे हम सिक्किम को पूर्ण राज्य बना रहे हैं, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना रहे हैं। तो ये दोनों एकदम क्लियर रहेगा। अगर 35वां ऑप्शन दिया है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 35 सही है, बट अगर 36 देता और पूछ लेता कि एक राज्य मतलब पूर्ण राज्य बनाया गया तो वहां पे ऑप्शन आप 36 मारते, यहाँ पे तो अभी 35 सही होगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही क्रम कौन सा है? इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, वहां पे हम लोगों ने देखा कि सिक्किम को हम लोग 1975 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया 36वां संशोधन, तो ये भी ठीक है। इसके अलावा आपको जो अदर स्टेट्स हैं, कुछ अदर राज्य हैं, उनके भी ईयर आपको याद करने पड़ेंगे, उनके भी किस किस ईयर में उनको जो है पूर्ण राज्य बनाया गया। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो उनको बनाया गया 1953 में। अगर राजस्थान की बात करें
राजस्थान की बात करें 1956 में वो बन रहा है। इसी के बाद महाराष्ट्र 1960 में बन रहा है। उसी के बाद हरियाणा जो है 1966 में, 1963 में वही नागालैंड बन जाएगा। उत्तराखंड हम लोग जो है 2000 में बना रहे हैं। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट जो यूपी के सेंस में हो जाता है। अब समझिएगा 2000 को लेकर बड़ी कहानियां है। 2000 में आप जो है 3 राज्यों को बनाते हैं और तीनों जो है नवंबर के महीने में बनाते हैं। एक जो है 1 नवंबर, एक जो है 9 नवंबर और एक जो है 15 नवंबर। सबसे पहले 1 नवंबर को आप बनाते हैं छत्तीसगढ़, उसके बाद बनाते हैं आप उत्तराखंड, उसके बाद बना रहे हैं आप झारखंड। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 2000 में हम 3 स्टेट्स को जोड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उसके पहले हम लोग जो है हरियाणा 1966 में हम लोग को दिख रहा है, 1963 में नागालैंड। इस तरह बहुत सारे राज्य उनका क्रम जो है याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। इसमें सिक्किम, नागालैंड और हरियाणा की कहानी बस चल रही है 4 ऑप्शन में। तो तीनों को अगर आपको ईयर पता होगा, सिक्किम का है 1975 और नागालैंड की अगर हम बात करें 1963 और हरियाणा की बात करें तो 1966। तो सबसे पहला होना चाहिए हमारा नागालैंड। नागालैंड होगा, उसके बाद होगा हरियाणा, उसके बाद होगा सिक्किम। तो नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई कौन से ईयर में? सन 2000 में भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में कवर की चीजें। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा 1956 में। उसी के बाद जो हमारा पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में, और उसी के तहत हम जो है ये सारे भाषीय आधार पे जो पुनर्गठन राज्यों करना स्टार्ट कर देते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। क्यों? देखिए इसकी बहुत बड़ी कहानी है। भाषीय आधार पर बात कर रहे हैं भाषा को लेके। अभी तक जो 1948 में जो पहला हम लोगों ने जो आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे एस के धर, भाषी प्रांत, वहां पे उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि भाषीय आधार पे कोई भी हम स्टेट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे 1948 था टाइम, यहाँ पे बन रहा है। इन्होंने कहा भाषा आधार पे कोई भी नहीं बनेगा। इसके बाद फिर 1949 में एक समिति बनती है। वहाँ पे समिति की थी जेवीपी। अब ये जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, ये वल्लभ भाई पटेल और ये पट्टाभी सीतारमैया थे। ये तीनों का ग्रुप था। अब इन्होंने भी डायरेक्टली मना कर दिया कि भाषा आधार पे कोई भी राष्ट्र, कोई भी स्टेट हम जो है नहीं बनाएंगे। अब इनके इस डिसीजन के बाद इतना ज़्यादा बवाल होता है कि भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ विद्रोह हो रहा था कि भाषा के आधार पर आप राज्य बनाइए। तो वही वहाँ पे होता क्या है कि एक पर्सन थे श्रीरामुलू, पोट्टी श्रीरामुलू, उन्होंने 56 दिन की जो है भूख हड़ताल की थी और उसके बाद उनकी हो जाती है डेथ। तो उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एकदम बहुत खतरनाक माहौल हो जाता है। उसके बाद इन लोग को मजबूरन 1953 में आंध्र प्रदेश को हमें बनाना पड़ जाता है पहला भाषीय आधार पर राज्य। तो बट आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग हो रही है भाषीय आधार पर जो पुनर्गठन होना चालू हुआ वो 1956 से हो रहा है, मगर 56 से पहले ही हम एक राज्य बना चुके हैं 53 में। तो ये चीज़ जरा ध्यान रखिएगा। तो जब भी राज्य बनाने की बात आएगी तो वो तो हम बना रहे हैं आंध्र प्रदेश को 1953 में, बट जब पुनर्गठन की बात आएगी तो वो उसका आंसर हो जाएगा 1956। तो ये थोड़ी टेक्निकलिटी, कहानी से थोड़ी जुड़ी चीज़ें हैं, देखते रहिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश को भाषीय आधार के रूप में गठित किया गया, इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं 1953 में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को पूर्णतः दे सकता है। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी, ऑप्शन देख लेते हैं। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, सिर्फ राष्ट्रपति की सलाह से, बेचकर, कि मतलब पैसा लिया और बेच दिया। तो नहीं, ये बेचकर तो कर ही नहीं सकते। राष्ट्रपति की सलाह पे ना, किसी कीमत पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार है, कोई सलाह कुछ नहीं। तो दूसरा साधारण बहुमत और बच रहा है विशेष बहुमत। समझिएगा, साधारण बहुमत मैंने बात की जब इंटरनल कुछ आप काम कर रहे हैं, बट आप जो अपना टुकड़ा उठा किसी दूसरे देश को देंगे तो आपको वहां पे 368 का यूज करना पड़ेगा आर्टिकल, और 368 के तहत आपको जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और इसी का रिजल्ट हमें 100वां संशोधन दिखता है, संविधान का 100वां संशोधन, जहां पे हमने बांग्लादेश को कुछ बाउंड्रीज दी अपनी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत से, क्योंकि 368 जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है। आप संविधान में सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से ही कोई भी संशोधन कर सकते हैं 368 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ जानते रहिएगा। जब आप आर्टिकल 4 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 4 में यही चीज़ क्लियर किया है कि जो हम बदलाव कर रहे हैं अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, ये संशोधन नहीं होंगे 368 वाले। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि 368 वाले जब होंगे ही नहीं तो इसका मतलब कि सिंपल मेजोरिटी हमें चाहिए हर मैटर में। बट जैसे ही हम ऐसा मैटर आ रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं, अपनी बाउंड्री उठा के जब बाहर दे रहे हैं, तो बाहर देने की जैसे चर्चा आएगी तो वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इतनी इजीली हम आपको जो है इंडिया की बाउंड्री तोड़ने नहीं देंगे, भले ही आप संसद हो। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो अब ये बहुत ही ताज़ा मैटर है और सभी को लगभग पता होगा। इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को, जहां पे इनका पुनर्गठन अधिनियम भी आता है 2019 का, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसकी डेट थी 31 अक्टूबर 2019। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश से उनको हम कब एक कर दिए हैं? कब उनको सिंगल हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया, कब उनको सिंगल एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया? दोनों अलग अलग थे, अब उनको हमने उठा के एक कर दिया है। तो डेट क्या थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2018, 26 जनवरी 2020 या 15 अगस्त 2019। तो इसमें का ऑप्शन सही है तीसरा वाला, 26 जनवरी 2020। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसे आप और भी क्वेश्चन देखते रहिएगा। और
तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, आगे आने वाले टॉपिक से जुड़े हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।